नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्षेत्रीय संगठन और देश। क्षेत्रीय संगठनों में भी हमें दो चीजों के बारे में जानना है बच्चों, एक है यूरोपीय संघ और दूसरा है आसियान। और देश में भी हमें दो चीजों के बारे में जानना है, एक है चीन और दूसरा है जापान। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज इस फर्स्ट पार्ट में हम क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के दोनों टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम अपने आगे की वीडियो को। अब मैं आपको क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्षेत्रीय संगठन का अर्थ। ठीक है बच्चों, देखिए जब किसी क्षेत्र में स्थित देश किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब कोई संगठन का निर्माण करते हैं उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, साथ, ये सारे के सारे क्षेत्रीय संगठन है बच्चों। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन बनने के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, क्षेत्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपसी संबंध अच्छे बन सकें, अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान किया जा सके, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है बच्चों, और अपना आर्थिक विकास भी किया जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये होती है कि भौगोलिक निकटता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों यानी जो देश हैं वो आपस में भौगोलिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी क्षेत्रीय संगठन बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन में जो देश है वो आपस में निकट होने चाहिए। इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर वो देश दूर होंगे तो वो अपने बाजारों का आपस में आसानी से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब देश पास पास होंगे तो वो बाजारों का आपस में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको क्षेत्रीय संगठन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। लेकिन यूरोपीय संघ को समझने के लिए पहले तो मैं आपको इसको यहाँ पर पढ़ के समझा देता हूँ और फिर मैं आपको इसको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यूरोपीय संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के पूंजीवादी देशों के लिए एक मार्शल योजना बनाई थी। कब बनाई थी? 1957 में। ठीक है, और उसके अंतर्गत एक समुदाय तैयार किया गया था जिसका नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत यूरोप में जितने भी पूंजीवादी देश हैं बच्चों, उनके बीच में आपसी व्यापार को सहयोग दिया जा सके और उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, लेकिन जब 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद ठीक है यूरोपीय देश जो अलग हुए थे सोवियत संघ से बेटा, वो भी इसके अंदर शामिल हो गए, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए। लेकिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय जब सही ढंग से काम नहीं कर पाया तो फिर उसको 1992 में खत्म कर दिया। ठीक है, और उसकी जगह पर एक नया संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया था यूरोपीय संघ। यूरोप के सारे देशों ने मिलकर इस संघ को तैयार किया था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैप के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप का मैप है और ये यूरोप में एक देश है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खींची गई थी 150 किलोमीटर लंबी, और इस दीवार ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग इसका जो था ये वाला पूर्वी कहलाया था और ये वाला भाग जो था ये पश्चिमी कहलाया था। ठीक है बच्चों, जो पूर्वी देशों की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी और जो पश्चिमी देशों की विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। ठीक है, और जो साम्यवादी विचारधारा थी ये किससे जुड़ी हुई थी? सोवियत संघ से जुड़ी हुई थी, और जो पश्चिमी देशों की विचारधारा थी ये अमेरिका से जुड़ी हुई थी, और अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए अमेरिका ने 1957 में एक काम किया। क्या काम किया? उसने ना मार्शल योजना को अपनाया। किन देशों के लिए? यूरोप के उन देशों के लिए जो जिसके अंदर पूंजीवाद था। ठीक है, और इस मार्शल योजना के अंतर्गत उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया। ठीक है, एक ऐसा समुदाय बनाया, ठीक है, जो कि आर्थिक रूप से पूंजीवादी देशों की मदद करेगा जो कि यूरोप में है। ठीक है बच्चों, और उनके बीच के व्यापार को बढ़ाएगा और अपना विकास करेगा।
ठीक है, और इस तरीके से शीत युद्ध के दौरान ये सब चलता रहा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था बच्चों, ठीक है, और उस विघटन के बाद केवल एक विचारधारा बची थी, पूंजीवाद विचारधारा। तो सोवियत संघ से अलग हुए यूरोपीय देश भी अब उस योजना में जाने वाले थे जो योजना अमेरिका ने यूरोप के पूंजीवादी देशों के लिए बनाई थी। ठीक है बच्चों, क्या नाम था उसका? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यानी कि अब यूरोप के सारे देश एक साथ हो गए, ठीक है, और किस योजना के अंतर्गत? यूरोपीय आर्थिक समुदाय योजना के अंतर्गत, ठीक है। और अब यूरोपीय आर्थिक समुदाय सही रूप से काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए 1952 में, कब बच्चों? 1952 में, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और फिर इसकी जगह पर एक नया संघ बनाया गया था और जिसका नाम रखा गया था यूरोपीय संघ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अब हमें जानना है यूरोपीय संघ के महत्व के बारे में। इसकी सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट को। यूरोपीय संघ जब से बना है ना बच्चों, बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, ठीक है, लगातार तरक्की करता ही जा रहा है और आज यूरोपीय संघ अमेरिका के वर्चस्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन था बच्चों 2005 में यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी था वो 1200 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका से भी बहुत ज्यादा था बच्चों। इसी रीजन से अमेरिका के वर्चस्व को लगातार चुनौतियां मिलती रही। अब हमें जानना है इसका तीसरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखिए अब यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी ना यूरो अमेरिका के डॉलर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि विश्व व्यापार में यूरो का प्रभाव डॉलर से 3 गुना ज्यादा है बच्चों। ठीक है, और जो यूरोपीय संघ है ना वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी अगर हम ये कहें कि WTO के निर्माण को भी प्रभावित करता है तो ये गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और जो फ्रांस है ना, फ्रांस वो यूएन की सुरक्षा परिषद के अंदर उसको स्थायी सदस्यता मिली हुई है। यानी यूरोपीय संघ यूएन की भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, देखिए यूरोपीय संघ की जो सेना है ना वो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। यूरोपीय संघ का जो रक्षा बजट है बच्चों वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। इसलिए अमेरिका के बाद अगर किसी देश का वर्चस्व होगा तो वो यूरोपीय संघ का होगा। अब हमें जानना है यूरोपीय संघ के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। देखिए बच्चों, यूरोप के जितने भी देश है ना सब ने मिलकर एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश जो थी वो हर बार नाकाम हो जाती थी। क्योंकि इससे हमें साफ पता चलता है कि यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश थे उन सभी के जो कानून थे बच्चों वो अलग अलग थे, मतलब वो एक साझा कानून को मानने को तैयार नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी यूरोपीय संघ के लिए। आगे देखिए बच्चों, 2003 में इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया था और ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि यूरोपीय देशों के अंदर बच्चों एकता नहीं थी। ठीक है, ये भी यूरोपीय संघ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आगे देखिए, इसका ये तीसरा पॉइंट है, यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे बच्चों उन सभी की विदेश नीति अलग अलग थी, जिससे आपस में उनके बीच विवाद भी होते रहते थे। एक और बहुत बड़ी बात है और वो ये है कि मुद्रा जो है ना यूरोप की, ठीक है, उसको लेकर बहुत ही बड़ी बात सामने आती है और वो ये है कि सारे के सारे देश जो यूरोप के हैं वो इस मुद्रा को मानने को तैयार नहीं है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की मुद्रा बना रखी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जून 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इसे ब्रेक्जिट के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ये पेपर में पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसे। ठीक है, जो यूरोपीय संघ को जब ब्रिटेन ने छोड़ा था 2016 में, इसको कहा गया था ब्रेक्जिट। ठीक है बच्चों, इससे यूरोपीय संघ बहुत कमजोर हो गया था। इसका रीजन ये था कि जो ब्रिटेन है ना बच्चों उसको यूएन की स्थायी सदस्यता मिली हुई है और ब्रिटेन की जो सेना है और जो उसका आर्थिक रूप है ना वो बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चुनौतियां यूरोपीय संघ के सामने हैं, जिसकी वजह से वो अपना सही ढंग से विकास नहीं कर पा रहा है। चलिए अब हम जानते हैं आसियान के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आसियान की आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन, ठीक है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ठीक है बच्चों, शुरू में इसमें 5 देश थे, जिसमें सबसे पहले थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है बच्चों, इन सभी 5 देशों ने मिलकर 1967 में बैंकिंग घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। उसके बाद इसमें 5 देश और शामिल हुए थे, जिसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार शामिल है। इस तरीके से वर्तमान में बच्चों अब इसमें 10 देश हैं। ठीक है, और आसियान की स्थापना आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और सांस्कृतिक विकास के लिए की गई थी। अब हम जानते हैं इसके महत्व को। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इन पॉइंटों को। आसियान दुनिया का एक महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। ठीक है, इसलिए इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आसियान के सभी देश आपसी मेल मिलाप सहयोग की नीति का पालन करते हैं बच्चों। मेल मिलाप की क्रिया को आसियान शैली भी कहा जाता है। इससे विकास को बहुत ही तेजी से बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। 2003 में आसियान ने अपना आर्थिक समुदाय, सुरक्षा समुदाय और सामाजिक व सांस्कृतिक निर्माण की नीति को अपनाया था। यानी आसियान भी अब बच्चों अमेरिका की तरह हर क्षेत्र में अपना विकास करना चाहता था। आसियान ने सभी देशों में एक दूसरे के खिलाफ सैनिक शक्ति का प्रयोग ना करने की सहमति जताई थी। ठीक है, जिससे आपसी बातचीत को बढ़ावा मिल सकेगा बच्चों, और सभी मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान भी किया जा सकेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आसियान के देशों ने अपनी सुरक्षा नीति और विदेश नीति में तालमेल बढ़ाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया था। आसियान के देशों ने अपनी बाधाओं को, ठीक है, समाप्त करने के लिए एक साझा बाजार तैयार किया बच्चों। ठीक है, जिससे कि उनके आपसी व्यापार और बाजार को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आसियान ने अपने भविष्य के बारे में पहले से ही सोच लिया था। भविष्य के लिए एक दस्तावेज जारी किया उन्होंने, जिसको विजन 2020 कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, विजन 2020 किसे कहते हैं। तो बता देना बच्चों कि आसियान ने और भविष्य के लिए एक दस्तावेज जारी किया, जिसे विजन 2020 के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जिसमें आसियान ने अपने भविष्य की शक्तियों और स्थितियों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, और देखिए विजन 2020 में सबसे पहले यह बताया गया है कि आसियान देशों के बीच में आपसी बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा, समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आसियान देशों के संबंधों को चीन और एशिया के देशों के साथ में बढ़ाया जाएगा। आसियान के देशों के संबंधों को दुनिया के देशों के संबंधों के साथ बढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जैसे यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ आसियान के हर क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या फिर सैनिक क्षेत्र हो। ये आज हमारा पहला पार्ट जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में मैं आपको 2 देशों के बारे में पढ़ाऊंगा, चीन और भारत। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।